सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि हाइड्रोजन से आपको सोडियम तक क्या करना है, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया वो दोबारा मैं क्या करता हूँ, रिकैप करता हूँ 2-3 मिनट के अंदर, उसके बाद आगे पढ़े। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग कही थी जेड इफेक्टिव से कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। क्या बताया था कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितनी अच्छी से अट्रैक्ट कर पाता है, वो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको अट्रैक्ट तो कितना करना चाहिए जितना न्यूक्लियस के पास चार्ज, न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होता है जितने उसके पास प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो उतने ही सही उसको क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन अंदर वाली सेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो उसको अंदर की तरफ आने नहीं देंगे, अंदर की तरफ आने नहीं देंगे। तो इसकी रिपल्सन्स की वजह से वो नेट जो होता है, जितना फील करना चाहिए था जेड इफेक्टिव, जितना जेड के अकॉर्डिंग फील करना चाहिए था उतना फील नहीं कर पाता। ये फील करेगा कितना, जितना तो फील करना चाहिए था, लेकिन इनकी रिपल्सन्स की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जेड इफेक्टिव क्या आएगा, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या फिर सिल्डिंग कांस्टेंट। दो नाम है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो या सिल्डिंग कांस्टेंट। ठीक है ना। क्या है ये, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कंसीडर की जाती है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को क्या बोला जाता है, सिल्डिंग कांस्टेंट या सिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया था, पहले तो आपको कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखना है लिखो, उसके बाद क्या बताया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। 2s 2p 3s 3p 3d पहले आ जाएगा, 4s 4p 4d 4f। इस ऑर्डर के अंदर क्या करना है आपको, उसको अरेंज करना है। डी अलग रहेंगे, एस पी एक साथ आएंगे। ठीक है, डी और एफ दोनों ही क्या रहेंगे, 5s 5p, ऐसे क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, ये इनकी पेयरिंग्स कर ली। दोनों रूल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर जाए या लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर जाए तो रूल अलग है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी या एफ के अंदर जाता है तो रूल्स क्या है, अलग है। तो पहले मैंने आपको कल क्या बताया था, एस और पी वाले रूल्स बताए थे। तो एस और पी वाले में दोबारा हम क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि मान लो आपको क्या दे दिया, फ्लोरीन दिया हुआ। ठीक है ना। तो 1s2 2s2 2p 5 है। ठीक है, अब क्या बताया था, जो क्या है बाहर वाला है, n में है, n के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, p के अंदर गया है 5 और 2 7, कितने बच्चे, एक में तो निकालना ही है, 6 मल्टीप्लाई बाई 0.35। इसके अंदर n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इंटू 0.85। ये क्या निकल गया आपका, सिग्मा निकल गया। ऐसे जेड इफेक्टिव क्या निकल जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर माइनस जो सिग्मा आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस बात को मैं ध्यान रखना है कैसे मुझे कैलकुलेट करना है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S1s के अंदर जाता है तो जो 0.35 से मल्टीप्लाई करते हो, किसको कितने से करेंगे, 0.30 से। यही क्या थे, रूल्स थे। बाकी आगे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये तो एस और पी के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाए, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी या एफ के अंदर चला जाए तो उसके लिए रूल्स क्या हैं, अलग है। ठीक है ना। क्या कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी या एफ के अंदर जाता है तो इसके लिए रूल्स क्या हैं, अलग है। ठीक है, क्या बताया था, पहला रूल उसके अंदर भी यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर है, अगर मेरे को इस पे सिल्डिंग कांस्टेंट निकालना है और इसके राइट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उनका सिल्डिंग के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको सिल्ड कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको अंदर की तरफ नहीं आने दे रहे। इनका कोई रोल नहीं होता, इनका कोई रोल नहीं होगा, तो सिल्डिंग इफेक्ट के अंदर इनको कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, पहला रूल उसके अंदर भी यही था और इसके अंदर भी यही है। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है, जैसे मान लो अपन आयरन के अंदर निकालते हैं, लास्ट किसके अंदर निकाल रहे हैं हम, आयरन के अंदर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, यही इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होता है, पहले तो इनको अरेंज करना पड़ेगा, तो मैं सीधा ही अरेंज कर देता हूँ। 4s2 बाहर आ जाएगा, 3d6 अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर निकालना है आपको तो 1s2 का अलग पेयर, 2s2 2p6 का अलग पेयर, 3s2 3p6 का अलग पेयर, 3d6 का अलग पेयर और 4s2 का अलग पेयर। ठीक है, अब क्या बताया था कि इसके बाहर जो है उनको कंसीडर नहीं करना,
इसके बाहर जो है उसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है ना। इसके बाहर वालों को कंसीडर नहीं करेंगे, किसको करेंगे, इसके और इसके अंदर वालों को, ठीक है। दूसरा रूल इसके अंदर क्या बताया कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पे तो निकालते हैं, बाकी को छोड़ के, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है 5, उनको मल्टीप्लाई करना है कितना 0.35 से। तो एनडी के अंदर या अगर एफ होता तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है एक इलेक्ट्रॉन पे तो निकालोगे, बाकियों को क्या करना है 0.35 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। उसके अलावा जितने भी इधर प्रेजेंट है, उसके अलावा जितने भी इस साइड प्रेजेंट है, सबका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1 आएगा। सबका कितना कंट्रीब्यूशन, इसके अंदर ये नहीं है कि n-1 के अंदर 0.85 से मल्टीप्लाई करना पड़े, नहीं, इसके अंदर क्या होगा, सीधा आपको क्या करोगे, इतने जितने भी हैं इनको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। तो कितने हैं 6 और 2 8, 8 और 2 10 16 और 2 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या आएगा, सिग्मा की वैल्यू कुछ कैलकुलेट करोगे क्या आएगी, सिग्मा की वैल्यू आएगी 19.75 और जेड इफेक्टिव क्या जाएगा 26 माइनस 19.75 कितना आएगा 6.25 आएगा, ठीक है। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे ही अब इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, ठीक है। अगर वो बोलता मेरे को आयरन के अंदर ही बात कर लेता हूं मैं कि मेरे को लास्ट इलेक्ट्रॉन पे बताओ, मेरे को जेड इफेक्टिव किस पे बताना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जब मैं फिलिंग करता हूं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल करता हूं, किसके अंदर फिल करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल की थी आपने, क्या बताया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या किया था हमने 4s2 पहले फिल किया था और 3d6 बाद में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया, डी के अंदर। तो हमने जो कैलकुलेट किया है 6.25 वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे था, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलता है कि 4s के अंदर निकालो, किसके अंदर बोलता है 4s के अंदर निकालो, तो 4s में क्या होगा, इसके अंदर इसको बाहर निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 आता है, ठीक है। अब इनकी पेयरिंग करोगे, अब किसके रूल लगेंगे, अब s वाले रूल लगेंगे, ठीक है। कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n की वैल्यू के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक पे तो निकालना है, एक का कितना आ जाएगा 0.35, n-1 ये पूरा है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं 6 12 और 14, इसको मल्टीप्लाई करना का पड़ेगा कितने से 0.85 से, बाकी कितने बचे 10 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछता है जेड इफेक्टिव निकालो आयरन में, तो आपको एस के अंदर ही निकालना है, क्योंकि एस सबसे आउटर मोस्ट सेल बन जाता है, ठीक है ना। S4 एन की वैल्यू 1 पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा, 3 पे ये आएगा। तो एनर्जी में ज्यादा हो जाता है पहले, तो एस पहले फिल हो जाता है, उसके बाद डी फिल होता है, लेकिन फिलिंग के बाद डी अंदर आ जाता है और एस कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर सिर्फ आयरन बोल दे कि आयरन के अंदर आप क्या निकालो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो, तो आपको एस के अंदर निकालना है, ना कि डी के अंदर। अगर वो पर्टिकुलरली मेंशन करता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालो, लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते वक्त आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल किया है, वो डी के अंदर फिल किया, तो आपको वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूल समझाया मैंने, कुछ भी नहीं है इस रूल के अंदर, जितने इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आ गए उसको 0.35 से, उसके पीछे की तरफ जितने भी है सबको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको इसी के बेसिस पे निकालने हैं स्कैंडियम से जिंक तक, एल्यूमिनियम भी निकालना है, और एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम को भी क्या करना है, आपको क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना, सोल्व करने हैं इन सब क्वेश्चंस को, क्या स्कैंडियम से जिंक एल्यूमिनियम तक, ठीक है। इनको इनका जेड इफेक्टिव आपको निकालना है, एल्यूमिनियम के अंदर एसपी वाले रूल लगेंगे, गैलियम का भी क्या निकालना है आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, ठीक है। सबके कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ डाटा है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब लेफ्ट से राइट एस और पी की बात करूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, क्या कि एस और पी की अगर बात करता हूं, आपने देखा होगा जब फिल किया होगा तो लिथियम के अंदर कितना आया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.3 आया, ठीक है। ऐसे ही बेरिलियम के अंदर कितना आया 1.2
2.95, ठीक है। ऐसे ही बोरोन के अंदर कितना आया 2.6 और कार्बन के अंदर कितना आया 3.25, ठीक है। आगे वाले डाटा मैं ले नहीं रहा, ठीक है। इसके अंदर लिथियम, बेरिलियम और बोरोन कार्बन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इधर से इधर जा रहा है तो कितने से इंक्रीज कर रहा है 0.65 से, कितने से 0.65, इधर से इधर गया फिर 0.65 से इधर गया तो 0.65 से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं अलोंग ए पीरियड बात करता हूं कि लेफ्ट टू राइट एक पीरियड के अंदर मैं चलता हूं, जैसे लिथियम से फ्लोरीन की तरफ अगर मैं चलता हूं तो क्या होगा, अलोंग ए पीरियड जब मूव करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और कितने से इंक्रीज करता है 0.65। ये याद रहे ना रहे, ये आपको याद रहना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे आप कह नहीं सकते, क्योंकि लिथियम से सोडियम जाने पे तो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। सोडियम से पोटेशियम जाने पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो कांस्टेंट रहेगा तो आप क्या नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसका भी 2.2 आता है, लिथियम का भी, पोटेशियम का भी कितना आता है 2.2। लिथियम के अंदर कितना आएगा 1.3। यहां से तो लिथियम से सोडियम तो इंक्रीज किया, लेकिन सोडियम से पोटेशियम क्या रहा, कांस्टेंट। तो अलोंग ए पीरियड अगर बात करता हूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे आप उसको क्या कुछ कमेंट नहीं कर सकते। डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज भी कर सकता है या फिर कांस्टेंट भी रह सकता है, ठीक है। दूसरा जो की पॉइंट है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अभी आप निकालोगे, सब ट्रांजिशन एलिमेंट का इसके अंदर निकालना है सबको, ठीक है। इसके अंदर जब निकालोगे तो क्या होगा, ट्रांजिशन सीरीज जेड इफेक्टिव क्या करता है, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं, स्कैंडियम से जिंक तक जब आप निकालोगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या करता है 0.85, सिग्मा तो क्या करेगा 0.85 से इंक्रीज करेगा, और जेड इफेक्टिव कितने से इंक्रीज करेगा 0.15 से क्या करेगा, इंक्रीज करता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके अंदर भी इंक्रीज करता है और उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर 0.65 से इंक्रीज करेगा, इसके अंदर 0.15 से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस बात को क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। डाउन द ग्रुप जाने पे वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है, आप कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्या दिया आपको आज की क्लास के अंदर कि स्टार्टिंग से आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे कितने से, स्कैंडियम से जिंक और किसके, जिंक के अलावा किसका, एल्यूमिनियम और गैलियम का आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे H नेगेटिव के अंदर अगर आपसे पूछ ले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने 1s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया 1s के अंदर गया, एक इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, एक बचा हुआ। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर जाता है तो मल्टीप्लाई कितने से करते हैं 0.30 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एटॉमिक नंबर उसका वही 1 है, उससे क्या कर दोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। कितना आएगा 0.70 आएगा, ठीक है। ऐसे अगर लिथियम +2 दे दिया, लिथियम +2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s1 होता है, क्या जाएगा 1s1, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 1s के अंदर क्या आया, इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है, 0, मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा 0.30, ठीक है। आंसर कितना आया 0, सिग्मा कितना आया 0। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आएगा 3 - 0, कितना आया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर आ गया, जेड के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो जेड इफेक्टिव किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, लेकिन लिथियम 2+ के अंदर कितने हो गए, एक ही हुआ, तो एक ही हुआ तो क्या होगा, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। आगे चलें, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको बोल दे क्लोरीन के 11th इलेक्ट्रॉन पे क्या निकालना है आपको, जेड इफेक्टिव निकालना है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 11th इलेक्ट्रॉन कौन सा, पेयरिंग कर दी मैंने, 1 4 2 8 10, 11th इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा 3s के अंदर जाएगा। ये पूरा क्या है, एक ही ग्रुप है। जब पूरा एक ही ग्रुप है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 और 2 7 में से
एक तो इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.35, यहाँ पे क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 0.85 और यहाँ पे 2 into 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इसके अंदर यही बोलता कि 10th इलेक्ट्रॉन पे निकाल के दिखाओ मेरे को। तो 10th इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये तो क्या हो गए, इस 2 4 और 6 10, तो मतलब यहीं तक आएगा। ये तो उसके राइट में हो गए, तो इनका कंट्रीब्यूशन 0। अब इसके अंदर निकालोगे तो क्या होगा, 4 2 8, एक पे तो निकालना है तो 0.35 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 into 0.85 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको क्या आएगा, सिग्मा आएगा। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है, किस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। मान लो 11th इलेक्ट्रॉन तो इसका पहला ही था, लेकिन पूरा ग्रुप है तो उसको पूरे को क्या करना पड़ेगा, आपको कंसीडर करना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करके मैंने सोल्व किया। लेकिन अगर 10th बोला, ये इस ग्रुप के अंदर आ गया, तो इस ग्रुप के तो सारे कंसीडर किए ही जाएंगे, लेकिन इसको जो राइट में जो आ गए उसको कंसीडर आप नहीं करोगे। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको निकालना है, कितने से बताया मैंने, स्कैंडियम से एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर आपको क्या करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का।